कैमरा रोलिंग है ना। तो हे गाइस, वेलकम टू बायोमी। मैं हूं पार्थ पांडे, आपका टीचर और स्टूडेंट। तो गाइस, क्या जरूरत थी इस चैनल की? बहुत सारे एडटेक चैनल्स पहले यूट्यूब पे अपना मोर्चा लहरा रहे हैं। तो गाइस, आई फील लाइक की जरूरत थी। एज अ नीट एस्पिरेंट मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था इस साल। और गाइस, टू टेल यू, प्रायर 1 मंथ टू द एग्जाम मैंने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मेरे को लगा यार सपोर्ट तो बहुत है, फैमिली और फ्रेंड्स हर किसी से सपोर्ट मिल रहा था, मगर कोई भी रिलेट करने वाला नहीं था। द मेंटल प्रेशर अ नीट एस्पिरेंट गोज थ्रू इज अ लॉट। एंड सारे नीट एस्पिरेंट्स जो कि अभी ड्रॉपर्स हैं वो सब मेरे को फील कर पा रहे होंगे, क्योंकि एक अपनी फैमिली को और फ्रेंड्स को प्रूव करने का जो वो होता है, पॉइंट होता है, वो उसका प्रेशर बहुत रहता है सर पे, और कोई भी रिलेट करने वाला नहीं होता। और एक नीट एस्पिरेंट को सिर्फ एक नीट एस्पिरेंट वाला ही समझ सकता है। तो गाइस, जो भी भाई बहन मेरे 11th और 12th में हैं उनके लिए मैं एज अ बड़े भैया का काम करूंगा। आपके मन में कोई भी डाउट हो चैप्टर को लेके, प्रिपरेशन को लेके, आप कमेंट्स में ड्रॉप डाउन करो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और मेरे को अपने बड़े भैया जैसा ही समझो यार। और मेरे को पता है कि जून खत्म हुआ है, अभी गर्मियों की छुट्टियां होती है, बकचोदी होती है, तो जून में तो कोई पढ़ाई होती नहीं है, तो जुलाई से स्टार्ट करेंगे। और मैं रिकमेंड करूंगा नीट और अपने बोर्ड का साथ साथ के लिए पढ़ो। तो सीबीएसई वाले भाइयों के लिए और नीट वाले भाइयों के लिए सबके लिए वीडियो आएगी। और जो लॉन्ग वीडियो है वो नीट वाले बच्चों के लिए ज्यादा प्रेफर्ड होगी, और जो शॉर्ट वाली वीडियो है 5-6 मिनट में पूरा चैप्टर करा दूंगा, तो सीबीएसई वाले भाइयों के लिए वो बहुत ज्यादा रिकमेंडेड रहेगी। तो या गाइस, साथ में नीट क्रैक करेंगे, साथ में डॉक्टर बनेंगे। लेट्स बिगिन। तो गाइस, पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। तो गाइस, इस चैप्टर में इस साल एनसीईआरटी ने नई बुक्स रिलीज करी हैं, और मेरे को जहां तक लगता है कि नीट में भी वो सब कटेगा। तो जो रैशनलाइज सिलेबस है वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, और इस चैप्टर से स्पेसिफिकली चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड से जो कि हमारे डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लाइफ थे वो सब कट चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ कट चुके हैं। तो वो सब मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बट अगर आपको श्योरिटी नहीं हो रही है तो आप खुद से पढ़ सकते हैं वो। और बाकी सीबीएसई और नीट वाले बच्चे दोनों के लिए वीडियो है। और गाइस, इस चैप्टर में जो मैं येलो चीज से मार्क कर रहा हूँ वो सीबीएसई वाले भाइयों के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो ब्लू मार्कर से नोट डाउन कर रहा हूँ वो नीट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो ग्रीन से कर रहा हूँ वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। जो भी चीजें मार्क कर रहा हूँ वो अपने नोट्स में लिख लेना। बाकी एक नोट्स वाली वीडियो अलग से आएगी, वो 5-6 मिनट की रहेगी, जो सीबीएसई वाले बच्चों के लिए रिकमेंडेड है, मगर उसमें सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। तो how wonderful is the living world? The wide range of living types is amazing. The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forests, oceans, fresh waters, deserts, or hot springs, leave us speechless. The beauty of galloping horse or migrating birds, the valley of flowers, or the attacking shark evokes awe and deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of a population and among populations of a community, or even the molecular traffic inside a cell, make us deeply reflect on what indeed is life. तो गाइस, जो पहला पैराग्राफ हर एक चैप्टर का रहता है वो प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहता है, क्योंकि इसमें आपको बस बताया जाता है, एक इंट्रोडक्शन टाइप दिया जाता है चैप्टर का। तो इसमें यही बता रहे हैं कि लाइफ क्या है, फिलोसफिकली नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वो तो सदगुरु का काम है। हमारा काम है कि लाइफ क्या होती है बायोलॉजिकली देखना एज डॉक्टर्स। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि द फर्स्ट इज अ टेक्निकल क्वेश्चन विच सीक्स टू आंसर व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज अपोज टू नॉन लिविंग। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या है लिविंग, क्या है लाइफ, और क्या एक डिफाइन करता है लाइफ क्या होती है। तो पहला इसमें टॉपिक आ जाता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। If you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insects, birds, your pets, or other animals and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. तो इन लाइनों में ये समझाना चाह रहे हैं कि आपके आसपास भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी घूमते रहते हैं, जिन्हें आप डे टू डे लाइफ में देखते रहते हैं, मगर कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो आप नहीं देख पा रहे हैं अभी। जैसे साधारण आंखों से आपको आपके आसपास भटक रहे बैक्टीरिया नहीं दिखेंगे, मगर एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल वो भी प्रेजेंट हैं और इस इकोसिस्टम का पार्ट हैं। If you were to increase the area that you make observations in, the range and variety of organisms that you see would increase. तो इन लाइनों में बताना चाह रहे हैं कि अगर आप एरिया बढ़ा दोगे तो आपको और प्रकार के प्राणी देखने को मिलेंगे। जैसे स्कूल में आपको अलग टाइप के दोस्त देखने को मिलेंगे, कॉलेज में आपके अलग दोस्त होंगे,
तो वही जैसे जैसे एरिया बढ़ाओगे वैसे वैसे आपको न्यूअर ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे. Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organisms in it. Each different kind of plant or organisms that you see represent a species. तो अब यहाँ पे इन्होंने हर एक जो हमें ऑर्गेनिज्म दिख रहा है हमारे आसपास उसे एक टर्म देती है जिसका नाम है स्पीसीज. अब स्पीसीज क्या होती है ये हमें आगे पता चलेगा. तो अब यहाँ पे एक नीट वाले भाइयों के लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है कि द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 एंड 1.8 मिलियन. अब यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे डिस्क्राइब्ड रेंज लिखा है. अब डिस्क्राइब्ड रेंज क्या है? डिस्क्राइब्ड रेंज वही रेंज है जिसे हमने अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है, स्टडी कर लिया है. मतलब टोटल 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज नहीं है, ये उतनी स्पीसीज हैं जो कि अच्छे से डिस्क्राइब हो चुकी है. और भी स्पीसीज हैं वर्ल्ड में मगर उन्हें डिस्क्राइब नहीं करा गया है. और अब यहाँ पे सीबीएसई वाले भाइयों के लिए इंपॉर्टेंट लाइन आती है. दिस रेफर्स टू एज बायोडाइवर्सिटी द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ. तो आपसे सीधा सीधा डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी. तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिख देना द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ. वही है बायोडाइवर्सिटी. कितने टाइप के लोग आपने आसपास देखे वही है बायोडाइवर्सिटी. We should remember here that as we explore new areas or even old ones, new organisms are continuously being identified. जैसे जैसे नई नई जगहें एक्सप्लोर हो रही हैं वैसे वैसे नए नए हमें जानवर देखने को मिल रहे हैं. As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area by their local names. These local names would vary from place to place, even within a country. Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find the ways and means to talk to each other to refer to organisms we are talking about. अब मान लीजिए कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड को फूल देना है मगर आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो अमेरिका से है. तो अब आपने गुलाब का फूल ले लिया. अब आप उसको गुलाब का फूल देने गए अमेरिका में. आप किसी फूल बेचने वाले के पास गए, आपने कहा गुलाब का फूल दे दो. अब आपको इंग्लिश नहीं आता है, आप गवार हो क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हो. तो आपने उनसे बोला कि गुलाब का फूल दे दो. तो गुलाब का फूल आपने लिया, वो कहेगा गुलाब का फूल क्या होता है, व्हाट इज अ गुलाब, वो ऐसे कह देगा. तो आप बोलोगे रोज. तो एक कॉमन मीन्स होना चाहिए हर एक पूरे वर्ल्ड में जिससे कि हम हर एक स्पीसी को एक कॉमन नेम दे सके ताकि पूरे वर्ल्ड में कंफ्यूजन ना हो और ईज ऑफ एक्सेस हो कि हम उन्हें रेफर कर सके. एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड. ये वाला टॉपिक पढ़ लिया, सॉरी. Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is nomenclature. Again, CBSE वाले बच्चों के लिए important line कि nomenclature क्या होता है? Nomenclature is the process of naming organisms so that it has the same name all over the world. एक नाम से एक प्राणी जाना जाए all over the world. अब इसके बहुत सारे steps होते हैं, उन steps के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. अब हमें नाम उसी एक प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया होते हैं कुछ नेमिंग के, उसी पे हम नेम करते हैं. इसी प्रोसेस को हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कुछ चीजें जो कि सेट होती है ऑन प्री रिटन प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया पे. उन्हीं को देख के हम जो है अपनी आइडेंटिफिकेशन करते हैं. यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है. When we describe an organism correctly and identify its feature, the process is known as identification. तो ये आपका सेकेंड स्टेप होता है. पहला स्टेप होता है कैरेक्टराइजेशन, दूसरा स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन, तीसरा स्टेप होता है क्लासिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर आ जाता है. CICN दोस्तों, CICN याद रखना. ये सारे प्रोसेस हैं नॉमेनक्लेचर के और कैटेगराइजेशन करने के, जिनके बारे में आगे भी बात होगी. In order to facilitate the study, number of scientists has established procedures to assign a scientific name to each organism. This is acceptable to biologists all over the world. For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature. अब कौन सेट कर रहा है रूल्स? अब इस गेम के कि एक ही नाम रखेंगे, इसके रूल्स कौन सेट कर रहा है? इसके रूल सेट कर रही है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर प्लांट्स के लिए और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर एनिमल्स के लिए. तो ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट वाले भाइयों के लिए और सीबीएसई वाले भाइयों के लिए. आपसे इनकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं. व्हाट डज ICBN स्टैंड फॉर? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर. कभी कभार वो बैक्टीरियल
इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर दे देंगे, वो गलत हो जाता है। उस वो जो उनकी संगठन है बैक्टीरिया को नेम करने की, उसका अलग नाम होता है, उसका IBCN कुछ नाम करके होता है। और यहाँ पे ये रहा फॉर द एनिमल्स, एनिमल्स के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो आगे बढ़ते हैं। द साइंटिफिक नेम्स एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट टू अराइव एट द सेम नेम। अब यहाँ पे दिया गया कि डिस्क्रिप्शन मदद करती है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ताकि वो एक नाम पे पहुंच सके, ताकि हम जान सके कि हम जिस बारे ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं वो सही तो ऑर्गेनिज्म है। They also ensure that such a name has not only been used by other organism, कि एक नाम किसी और ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज ना हो। अब ये जो मैंने आपको प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया बताए कि ये कंपनियां सेट करती हैं द प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया फॉर नेमिंग, तो अब ये प्रिंसिपल्स हैं क्या क्या, अब हम उनके बारे में जानेंगे। Biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to organisms. Each name has two components, the generic name and the specific epithet. तो पहले लिखते हैं जेनेरिक नेम जो कि उसका जीनस होता है, और फिर लिखते हैं स्पेसिफिक एपिथेट जो कि उसकी स्पीसीज स्पेसिफाई करता है। This system of providing a name with two components is binomial nomenclature. अब जब आप किसी ऑर्गेनिज्म का नेम दो अक्षरों में लिख रहे हो तो उसे कहते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसमें आप जीनस और स्पीसीज इंक्लूड करते हो। और ये दिया था कैरोलस लिनियस ने। ये नीट वाले भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। पहले जेनेरिक नेम, फिर स्पेसिफिक एपिथेट, और इस टाइप के कंपोनेंट्स, इस टाइप के सिस्टम को जिसमें दो कंपोनेंट से डिवाइड किया गया है कहते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, और दिया था कैरोलस लिनियस ने। दो इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है मैंजिफेरा इंडिका का। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजिफेरा इंडिका। तो अब यहाँ पे क्या देखने वाली बात है कि मैंजिफेरा जो है, यहाँ पे मैंजिफेरा के डिटोनेट कर रहा है, मैंजिफेरा डिटोनेट कर रहा है जीनस का नाम, और इंडिका डिटोनेट कर रहा है इसकी स्पीसीज का नाम। तो मैंजिफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम है। और ये जो मतलब आपने दो अक्षरों में इस पूरे जो ऑर्गेनिज्म है इसे डिफाइन कर दिया, तो दो अक्षर का प्यारा नाम इसे कहते हैं, इस टाइप के क्लासिफिकेशन को कहते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। दी किसने थी? कैरोलस लिनियस ने, जिसमें पहले आता है जीनस का नाम, फिर स्पीसीज का नाम। अब इसके लिए कुछ रूल्स हैं और कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इसे नेम करती हैं, इन्हें नेम्स देती हैं ऑर्गेनिजम्स को। अब उनका जो रूल्स और क्राइटेरिया क्या है वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला रूल यहाँ पे आ जाता है, बायोलॉजिकल नेम्स आर ऑलवेज इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। तो लैटिन में होती हैं और हमेशा इटैलिक्स में लिखी जाती हैं। अब लैटिन में क्यों होती है हमेशा? अब मान लीजिए आपने किसी भी ऑर्गेनिज्म को हिंदी में नाम दे दिया, तो अब जो फ्रेंच या जर्मन के बंदे हैं तो वो तो ये मानेंगे ना कि आपने भेदभाव करा है एज अ हिंदी को प्रायोरिटी देके, तो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और लैटिन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका अभी कोई भी करंट स्पोकर नहीं है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है अलाइव जो कि लैटिन स्पीक करता हो, वो एक डेड लैंग्वेज है, इसलिए हम लैटिन को यूज कर रहे हैं। और जब भी हम लिखेंगे, टाइप करेंगे तो इटैलिक्स में टाइप करेंगे, और जब भी हम हैंड रिटन लिखते हैं किसी भी साइंटिफिक नेम को, तो उसका जो जीनस का नाम होता है, जीनस का फर्स्ट लेटर, उसे हम कैपिटलाइज कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया था मैंजिफेरा इंडिका का, तो मैंजिफेरा इंडिका में जीनस क्या है? मैंजिफेरा, और उसका पहला लेटर क्या है? एम, तो हमने एम को क्या कर दिया? कैपिटलाइज कर दिया। तो मैंजिफेरा इंडिका, जब आप हैंड रिटन लिख रहे हैं तो मैंजिफेरा में एम को बड़ा कर दीजिए, और उन दोनों वर्ड्स को अंडरलाइन कर दीजिए जब आप लिख रहे होते हैं इन हैंड्स। इन टाइपिंग में भी आपको एम बड़ा करना होता है। और यहाँ पे सेकंड रूल आ जाता है, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स जीनस, जैसा कि मैंने आपको बताया। और दूसरा स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट स्पेसिफाई करता है। जब हैंड रिटन करते हैं तो अंडरलाइन करा जाता है उसे, सेपरेटली अंडरलाइन, वो दोनों वर्ड्स को सेपरेटली अंडरलाइन करना, एक कॉमन लाइन मत खींच देना, दोनों वर्ड्स को सेपरेटली अंडरलाइन करना। ये मैं CBSE वाले भाइयों से कह रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है लाइक द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस, या कोई भी आपको दे देंगे ऑर्गेनिज्म, उसका आपको नाम लिखना होगा, जैसे कि राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस, तो होमो सेपियंस, एच बड़ा कर दो, होमो और सेपियंस को अलग से अंडरलाइन करो। उसके बाद यहाँ पे वही फोर्थ रूल बताया गया है कि फर्स्ट वर्ड को हमेशा कैपिटलाइज करना होता है। तो अब यहाँ पे हमें एक और चीज बता रखी है कि नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। अब आप अगर कोई साइंटिस्ट हैं, मान लीजिए आप चार्ल्स डार्विन हैं,
तो आपने कोई चीज डिस्कवर करी, कोई ऑर्गेनिज्म डिस्कवर करा, जैसे कि आपने ह्यूमंस डिस्कवर कर लिए, कि आपने अपने दोस्त को बताया कि भाई तेरे को पता है तू होमोसेपियन है, तो आपने उसे पकड़ा और कहा कि भाई तू होमोसेपियन है। तो अब जब वो लिखेगा कि किसने डिस्कवर करा, तो होमोसेपियंस वो लिखेगा और उसके बाद आपका नाम लिखेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल फिर से मैंजीफेरा इंडिका का दे रखा है, मैंजीफेरा इंडिका लिन। अब यहाँ पे लिन क्या है, मैंजीफेरा इंडिका तो साइंटिफिक नेम है, लिन क्या है, लिन डेटोनेट्स कैरोलस लीनियस। अब यहाँ से हमें इस लाइन से ये भी पता चलता है कि कैरोलस लीनियस ने मैंजीफेरा इंडिका को डिस्कवर करा था, या फिर उन्होंने सबसे पहले इस स्पीसीज को नेम दिया था। तो अब आगे बढ़ते हैं। सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अब ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हमें हर एक ऑर्गेनिज्म का नाम पता हो, इसलिए हमने कुछ ऐसे तरीके निकाले जिससे कि हम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को देख के एक कॉमन कैटेगरी में एक ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर सकें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने कोई ऐसी डॉग की ब्रीड देखी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। मान लीजिए आपने एक डॉबरमैन देखा, तो अब आपको पता तो नहीं है डॉबरमैन कैसा दिखता है, तो अब आपने देखा कि इसके 4 पैर तो हैं, इसका फर भी है और एक कुत्ते जैसा लग रहा है, तो आपने ये तो सोच लिया कि वो एक कुत्ता है। अब आपको ये पता चला कि ये कुत्ता है, ये आपको कैसे पता चला, क्योंकि हमने इन सब चीजों को, इन सारे कैरेक्टर्स को कैटेगराइज कर रखा है एक कैटेगरी में। तो इसी प्रोसेस को जब आपने उसके कैरेक्टर्स देख के उसे एक कुत्ते का तरह आइडेंटिफाई करा है, उसी प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे अब क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन आ जाती है, जो कि सीबीएसई वाले भाइयों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने उसके कैरेक्टर्स देखे, फर देखे, आपने उसके 4 पैर देखे और कभी ना सीधी होने वाली दुम देखी उसकी। अब आगे आ जाते हैं, यहाँ पे वही एग्जाम्पल दे रखा है, वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट्स। तो अब इन टर्म्स का मतलब क्या है कि जैसे कि इन्होंने कह रखा है, द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन द ग्रुप। अब जैसे ही मैं आपको चिड़िया बोलूंगा, मैं आपके मन में क्या आएगा, आपके मन में आएंगे पंख, सुंदर कलरफुल पंख आएंगे, चोंच आएगी। तो इसलिए ये सारी कैरेक्टर्स आपके मन में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने इन सारे कैरेक्टर्स को एक कॉमन ग्रुप के अंदर कैटेगराइज कर रखा है। इसी प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं। Obviously, each one of us will see dogs and not cats. Now, if you were to think of Alsatians, we know that what we are talking about. अब Alsatians क्या होता है? Alsatians भी कोई organisms होते हैं, मेरे को नहीं पता कौन होते हैं। शायद गूगल करके हमें देखना चाहिए कि Alsatians क्या होता है। अब यहाँ पे अब Alsatians क्या होते हैं ये तो हमें पता नहीं चला। तो similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with external ears and body hairs. Likewise in plants, if we try to talk of wheat, we think of wheat. तो अब ये वही एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको उस कुत्ते का एग्जाम्पल दिया था। The scientific term for these categories is taxa. अब ये जो डॉग्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सारी कैटेगरीज हैं, इन्हें हम साइंटिफिकली क्या कहते हैं? साइंटिफिकली हम इन सारी कैटेगरीज को नाम देते हैं टैक्सा। द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टैक्सा। हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल्स। अब हमें ये भी समझना होगा कि जो कैटेगरीज हैं वो डिफरेंट लेवल्स पे हो सकती है। अब जैसे कि हमने डॉबरमैन का एग्जाम्पल दोबारा लिया। अब डॉबरमैन क्या है? एक ब्रीड है। कौन सी ब्रीड? कुत्ते की ब्रीड। अब कुत्ता क्या होता है? जानवर होता है। और किस प्रकार का जानवर होता है? मैमल होता है। तो अब ये ब्रीड, स्पीसीज और क्या बताया था मैंने आपको, मैमल, एनिमल, ये चारों क्या हैं? ये अलग अलग रैंक्स हैं जो अलग अलग कैटेगरीज पे, अलग अलग हायरार्की पे पुट ऑन है। तो इसी प्रोसेस को जब हम एनिमल्स को डिफरेंशिएट करते हैं एट वेरियस लेवल्स, इसी प्रोसेस को हम कह देते हैं टैक्सोनॉमी। हेंस based on characteristics all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. अगर हम किसी organisms को categorize कर रहे हैं on different levels, on different taxa, तो उसे हम taxonomy कह देते हैं।
अब इसके बेसिस क्या क्या है? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंटल प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। अब ये जितने भी सारे यहाँ पे आपको फीचर्स दे रखे हैं, जैसे कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along with the structure of cell, development processes and ecological information of organisms, तो ये सारे के सारे फीचर्स टैक्सोनॉमी में मदद करते हैं। आपको किसी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना है और कैटेगराइज करना है, उसकी टैक्सोनॉमी निकालनी है, तो आप क्या देखोगे? एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस और उसकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देखोगे अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करना है, कैटेगराइज करना है। तो अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेसेस बेसिक टू टैक्सोनॉमी। तो अब प्रोसेसेस ऑफ टैक्सोनॉमी क्या हो गए, इसके स्टेप्स क्या हो गए? सबसे पहला कैरेक्टराइजेशन, आपने कैरेक्टर्स देखे, आइडेंटिफाई करा उन कैरेक्टर्स को, आइडेंटिफिकेशन की, उसके बाद आपने उनको क्लासिफाई करा और फिर आपने उनका नाम रख दिया, नॉमेनक्लेचर कर दी। तो कौन कौन से स्टेप्स हो गए दोस्तों? CICN हो गए, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। CICN आपके पूरे के पूरे जो स्टेप्स हैं टैक्सोनॉमी के वो हो गए। अब टैक्सोनॉमी कोई नई चीज नहीं है दोस्तों, यहाँ पे एनसीईआरटी मेंशन करती है टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms, particularly with reference to their use. पहले के टाइम में लोग, जो आदिवासी लोग होते थे, आपके दादा वगैरह तो नहीं, मगर आपके पर दादा जो कि आदिवासी रहे होंगे, वो एनिमल्स में भेदभाव करते थे, रेसिस्ट थे वो लोग। वो उनके यूज के ऊपर उनका भेदभाव करते थे। जैसे कि गाय और बकरी है, ये लोग दूध देते हैं, तो उन लोगों ने उन्हें कैसे कैटेगराइज कर दिया कि ये वाले जानवर दूध देते हैं तो इन्हें अलग टाइप से पालो, शीप वूल देती है तो इसे अलग टाइप से पालो। तो टैक्सोनॉमी कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। और अर्लियर एंशिएंट टाइम्स में बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी यूजेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता था। तो ये नीट के लिए, नीट वाले भाइयों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन, द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities, but also the relationship among them. This branch of study was referred to as systematics. अब systematics क्या होता है? अब जैसे पुराने के लोग यूज पे कैटेगराइज करते थे, अब जो हम मॉडर्न ह्यूमंस हैं, हम किस बेस पे कर रहे हैं? उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, उनके इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स, उनके रिलेशनशिप्स की वो एक इकोलॉजी में क्या प्ले पार्ट कर रहे हैं, उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, सारी चीजें देख के हम उन्हें कैटेगराइज कर रहे हैं, उनकी टैक्सोनॉमी कर रहे हैं, उन्हें अलग अलग टैक्सा में रख रहे हैं, और इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको अभी दिखा देता हूं। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि नीट में कभी कभार एनटीए या फिर सीबीएसई ये दे देता है कि सिस्टमैटिक्स इज अ ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड नहीं है, लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड किस लिए है? क्योंकि डेड लैंग्वेज है। अब ये वर्ड भी किसने दिया था? सर कैरोलस लीनियस ने दिया था इन हिज बुक सिस्टमा नेचुरा में। बहुत कुछ दे दिया भाई इसने। सिस्टमा नेचुरा में कैरोलस लीनियस ने सिस्टमैटिक्स के बारे में बताया था। अब सीबीएसई वाले बच्चों के लिए, वाले भाइयों के लिए इसकी डेफिनेशन भी मैं आ देता हूँ। सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, उन्हें अकाउंट में लेता है। अब यहाँ पे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये पार्ट ही ज्यादातर आता है इन बोथ सीबीएसई एंड नीट। तो इस वाले उसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, आपको बस एक हायरार्की समझनी है। उसके बारे में आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब आपने बहुत सारे रॉयल फैमिलीज देखी होंगी जिनमें किंग्स होते हैं, प्रिंसेस होती है, तो उनकी फैमिली में एक स्टार्टिंग से हायरार्की चलती है। सबसे टॉप पे किंग होता है, फिर क्वीन आती है, फिर ड्यूक्स आते हैं, फिर नाइट्स आते हैं, और फिर सोल्जर्स आते हैं, और फिर कॉमन पीपल आते हैं, मर्चेंट्स वगैरह। तो ये सारी जो ये जो सारी हायरार्की है, ये सब कुछ बायोलॉजी में भी चलती है। अब कैसे चलती है उसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी।
Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called a taxonomic category, and all categories together constitute the taxonomical hierarchy. अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ब्रीड, स्पीसीज, मैमल्स और एनिमल्स, ये सारी जो चीजें हैं ये अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है, अलग अलग रैंक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब हम इन सारी कैटेगरीज को जब एक साथ लाते हैं तो एक टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बन जाती है। सबसे नीचे आती है स्पीसीज, फिर उसके बाद आता है जीनस, फिर उसके बाद आती है फैमिली, फिर ऑर्डर, क्लास, फिर फाइलम और डिवीजन, और उसके बाद किंगडम। तो सबसे नीचे स्पीसीज, सबसे ऊपर किंगडम। अब ये जो हायरार्की है दोस्तों, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ईच कैटेगरी, ये पहले मैं मार्क कर देता हूँ कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बनी किससे है। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज से बनी है, जिन्हें हम क्या कहते थे साइंटिफिक टर्म में, मैंने आपको बताया था। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को हम टैक्सा कहते थे, या फिर प्लूरल में उनसे हम टैक्सॉन कहेंगे। तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। Insects represent a group of organisms sharing common features like 3 pairs of jointed legs. It means insects are recognizable concrete objects which can be classified, and thus we were given a rank or category. अब जैसे कि यहाँ पे इन्होंने इंसेक्ट का एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि मैंने आपको डॉग्स का एग्जाम्पल दिया था कि डॉग्स के पास 4 पैर होते हैं, फर होते हैं और दुम होती है जो कभी सीधी नहीं होती। तो डॉग जो है वो एक स्पेसिफिक रैंक को स्पेसिफाई कर रहा है। फिर उसके बाद अगर हम उसका फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं मैमल्स तक, तो मैमल्स तक दूध देने, मैमल्स दूध देते हैं, उनका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि उनके पास मैमली ग्लैंड्स होते हैं, तो इसलिए वो मैमल्स में इसलिए रखा गया है क्योंकि वो दूध देता है। तो इन्हीं सारी रैंक्स को इकट्ठे जब हम कर देते हैं तो एक हायरार्की बन जाती है, और हर एक स्टेप पे, हर एक रैंक पे उनके कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। रिमेंबर, groups represent categories. Category further denotes rank. Each rank or taxon in fact represents a unit of classification. These taxonomical groups, अब ये एक important line है दोनों भाइयों के लिए, नीट वाले भी सीबीएसई वाले, कि जो taxonomical groups और categories हैं वो सिर्फ morphological aggregates नहीं है बल्कि biological entities हैं। इनका कुछ इकोसिस्टम में रोल है, इनकी कुछ इंपॉर्टेंस है, और ये बस कुछ ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है जैसे कि तुम्हारा वेल्लो का ग्रुप होगा। इनकी कुछ इंपॉर्टेंस है भाई, इनकी कुछ नेचर में इंपॉर्टेंस है। इसलिए ये सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं है, ये बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, फाइलम और डिवीजन। डिवीजन प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे इसे याद करने का एक बहुत इजी तरीका आपको बता देता हूँ। कीप पॉट्स डिशेस क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। कीप पॉट्स डिशेस क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि के से किंगडम, पी से फाइलम, डी से डिवीजन, डिवीजन प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस और एस से तो स्पीसीज, आपको पता ही है। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव स्पीसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी। अब स्पीसीज जो है लोएस्ट कैटेगरी है, लोएस्ट रैंक है। Now the question you may ask is how to place an organism in various categories. The basic requirement is the knowledge of characters of an individual or group of organisms. अब इन्हें ग्रुप करने के लिए, इन्हें कैटेगराइज करने के लिए आपको उन ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स पता होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको स्टेप्स ऑफ नोमेनक्लेचर में बताया था, पहला स्टेप्स हमेशा कैटेगराइजेशन होता है। तो पहले आप उसके कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई करो, तभी आप उनकी क्लासिफिकेशन कर पाओगे, जो कि थर्ड स्टेप था। अब यहाँ पे हमें इन सारी की सारी रैंक्स के बारे में जानना है, सारे के सारे टैक्सा के बारे में जानना है। तो आइए एक एक करके हर एक टैक्सा को जानते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है स्पीसीज। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज स्पीसीज। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हैं, सारी की सारी चीजें सेम है, कलर और कुछ ना कुछ फीचर्स को छोड़ के। जैसे कि डॉग्स के अंदर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इन ब्रीड्स, जैसे कि जर्मन शेफर्ड या फिर सेंट बर्नार्ड। अब आपको पता है कि इनके थोड़े से फीचर्स अलग है, इनकी बिल्ट अलग है, इनकी फिजिकलिटी अलग है, इनका कलर अलग है, मगर ये एक ही स्पीसीज के अंदर है, जो कि है कुत्ते, जो कि है डॉग्स। तो इसलिए एक ऑर्गेनिज्म जिनके बहुत फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हैं, उन्हें हम स्पीसीज में रख देंगे। और गाइज इस टॉपिक में आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको कोई भी डेफिनेशन लिखनी है
आप बहुत इजीली लिख सकते हो। जैसे कि स्पीसीज लिखनी है तो बंच ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, जीनस की लिखनी है तो अ जीनस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज। तो आपको बस अ ग्रुप ऑफ सिमिलर, जो कि उससे नोएस्ट वाली रैंक है, उसका नाम लिख देना है बस। ये आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। और नीट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल्स रहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स रट लो, याद कर लो, क्योंकि अगर आपको फर्दर डॉक्टर बनना है तो यार जूलॉजी के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, कि आपको हर एक चीज की क्लासिफिकेशन जरूर पता होनी चाहिए। One should be able to distinguish one species from other closely related species based on a distinct morphological differences. Morphological differences देख के ही हम बता सकते हैं कि कौन कैसा स्पीसीज है, कि कोई अलग स्पीसीज है और कैसी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है। अब जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है मैंजीफेरा इंडिका, सुलैनम ट्यूबेरोसम एंड पैंथरा लियो। अब यहाँ पे इंडिका, ट्यूबेरोसम और लियो यहाँ पे अलग अलग स्पीसीज हैं। यहाँ पे मैंगो, पोटैटो और लायन की बात करी गई है। अब आप एक लायन, पोटैटो और मैंगो को देखोगे तो आपको इजीली डिफरेंसेस पता चल जाएंगे। इसमें कुछ भी दिमाग लगाने वाली बात है। अगर आपको वो सिमिलर नहीं लग रहे हैं तो आप बुद्धू तो वैसे ही हो क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हो, मगर कोई नहीं, आगे पढ़ते हैं। ऑल द थ्री नेम, इंडिका, ट्यूबेरोसम, ये सब हमने पढ़ लिया। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। अब यहाँ पे जीनस के बारे में यहाँ पे बात कही गई है, वो हम अगले पैराग्राफ में देख लेंगे। तो मगर यहाँ पे यही बताया गया है कि एक जीनस में जितने भी स्पीसीज होती हैं उन सब की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सेम रहती हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं। यहाँ पे हमें पैंथरा दे रखा है। पैंथरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस। अब यहाँ पे बता रखा है जैसे कि पैंथरा लियो, हमने लायन का एग्जाम्पल लिया था। अब ये लोग बता रहे हैं कि पैंथरा के अंदर एक और स्पेसिफिक एपिथेट है, एक और स्पीसीज है जिसका नाम टिग्रिस होता है। एक और होती है पार्डस जो पैंथर को डिटोनेट करती है। और सोलैनम ट्यूबेरोसम हमने पोटैटो देखा था, वैसे ही सोलैनम निग्रम होता है, सोलैनम मेलोजिनेला होता है। अब सोलैनम निग्रम एक ऐसा प्लांट होता है जिसके व्हाइट फ्लावर्स होते हैं, और सोलैनम मेलोजिनेला ब्रिंजल या फिर बैंगन होता है। अब यहाँ पे ह्यूमंस का भी एग्जाम्पल दे रखा है। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीसीज सेपियंस विच इज इन द जीनस होमो। अब यहाँ पे ह्यूमंस का हमें जीनस बता रखा है जो कि होमो होता है। अब यहाँ पे नीट वाले बच्चों से, नीट वाले जो भाई है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको बहुत सारे मतलब स्पीसीज दे रखी होंगी। जैसे कि आपको दे रखा होगा ट्यूबेरोसम, मेलोजिनेला, निग्रम, और उसके बाद आपको दे देंगे सेपियंस। तो आपको ऑड वन आउट फाइंड करना होगा। तो ऑड वन आउट ऑब्वियसली सेपियंस है, क्योंकि बाकी सारे जो हैं वो एक सेम जीनस के अंदर आ रहे हैं जो कि है सोलैनम। अब आगे बढ़ जाते हैं जीनस पे ही। अब जीनस की बात कर ही रहे हैं तो जीनस पे आ जाते हैं। जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जीनस। एक जीनस के अंदर कॉमन स्पीसीज होंगी और दूसरे जीनस के अंदर दूसरी कॉमन स्पीसीज होंगी। अब जैसे कि पैंथरा की बात करी थी हमने, तो उसके अंदर आ जाता है पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस। अब ऐसे ही एक और जीनस है जिसका नाम है फेलिस, जिसके अंदर कैट्स आ जाती हैं। अब लायन और कैट्स दोनों हैं तो कैट्स ही, बट सिमिलर नहीं है, उतनी सिमिलर नहीं है। उनका सिमिलैरिटी आगे जाके कैटेगराइज होगी, बट एट दिस लेवल, एट जीनस, उन्हें रखा गया है अलग अलग जीनस में, जैसे कि पैंथरा और फेलिस। अब आप जीनस को डिफाइन कर सकते हैं। जीनस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज। We can say that genera are aggregates of closely related species. For example, potato and brinjal are two different species, but both belong to the same genus Solanum. Solanum nigrum और Solanum meloginella. पोटैटो और ब्रिंजल की बात यहाँ पे करी गई है, या एग्जाम्पल्स मार्क कर देता हूँ। बिलोंग टू द सेम जीनस सोलैनम। और जो यहाँ पे पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस, पैंथरा टिग्रस है, वो सब पैंथरा के अंदर आते हैं। और एक और जीनस है जहाँ पे फेलिस है जिसके अंदर कैट्स आती हैं। अब आगे आ जाते हैं फैमिली पे। तो द नेक्स्ट कैटेगरी इज फैमिली। फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर्ड टू जीनस और स्पीसीज। अब दोस्तों मैं आपको इस पूरी हायरार्की के बारे में दो कॉमन चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहला तो कि आप स्पीसीज में ऊपर से नीचे जाओगे, स्पीसीज से किंगडम में जाओगे, तो जो कॉमन फीचर्स हैं, कॉमन सिमिलैरिटीज हैं, वो कम होती रहेंगी। जैसे कि आपने डॉग का एग्जाम्पल लिया था, तो आप डॉग से ऊपर जाओगे थोड़ा
तो आप मैमल्स में आ गए। अब मैमल्स के अंदर रेप्टाइल्स और बर्ड्स भी इंक्लूड होती हैं। अब इनके अंदर सिमिलर फीचर्स नहीं है, तो इसलिए आप जब नीचे से ऊपर जाते हो तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट्स टू डिक्रीज, मगर ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स जिन्हें आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिन्हें देख के आप कैटेगराइज कर रहे हो, वो सारे फीचर्स बढ़ जाते हैं। जैसे कि स्पीसीज से किंगडम जाने में ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज बट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज। तो यहाँ पे वही बात कही गई है कि अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस, मगर इनमें फैमिलीज आर they have less number of similarities as compared to genus and species. So families are characterized on both basis of vegetative and reproductive features of plant species. अब यहाँ पे ये नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन कि जो फैमिलीज हैं वो कैटेगराइज होती हैं उनके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स पे, बोथ रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि सोलैनम, जो कि एक जीनस जिसकी हमने अभी बात करी थी, सोलैनम, पेट्यूना, डेट्यूरा एक ही फैमिली के अंदर आते हैं जिसका नाम है सोलेनेसी। और अगर हम एनिमल्स की बात कर ले तो जीनस पैंथरा और फेलिस एक ही फैमिली के अंदर आते हैं जो होता है फेलिडे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दोनों कैट्स ही हैं, मगर जीनस की लेवल पे वो दोनों सिमिलर नहीं है, फैमिली के लेवल पे वो दोनों सिमिलर हो जाते हैं। इसलिए फेलिस जीनस और पैंथरा जीनस को एक साथ एक ही फैमिली में रखते हैं जिसका नाम होता है फेलिडे। ऐसे ही डॉग्स को एक सेपरेट फैमिली में रखते हैं जिसका नाम होता है कैनिडे। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल्स। अब आगे बढ़ते हैं ऑर्डर में। अब ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होगी, वही सिमिलर डेफिनेशन की ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिलीज। अब यहाँ पे क्या होता है कि फैमिली, जीनस और स्पीसीज तक क्या हो रहा था कि थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज थी ऑर्गेनिजम्स में, मगर ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, फाइलम और किंगडम में जो सिमिलैरिटीज हैं वो बहुत कम होना स्टार्ट हो जाती हैं, मगर ओवरऑल फीचर्स जो हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए एनसीईआरटी हमें यहाँ लाइन देती है, जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, कि आपको बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने पड़ेंगे अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को ऑर्डर या उससे हायर कैटेगरी में रखना है। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द assemblage of families which exhibit few similar characters. The similar characters are less in number as compared to different genera included in a family. Plant families like Convolvulus, Solanaceae are included in the order Polymoniales. यहाँ पे हमें बहुत एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि कॉन्वल्वल्सी और सोलेनेसी फैमिली को सेम ऑर्डर में रखा गया है जिसका नाम है पॉलीमोनियल्स। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात कह रखी है कि ऑर्डर के अंदर जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो कम होते हैं एज कंपेयर टू फैमिलीज एंड जीनस। अब यहाँ पे आगे हमें एनिमल्स के भी कुछ ऑर्डर दे रखे हैं, जैसे कि कार्निवोरा। अब कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर कौन सी फैमिलीज आती हैं, फेलिडे और कैनिडे। कैट फैमिली एंड डॉग फैमिली को सिमिलर ऑर्डर में रख देते हैं जिसका नाम होता है कार्निवोरा, मतलब कार्निवोर्स। अब अगला आ जाता है क्लास। अब क्लास क्या है, अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्डर्स। अब यहाँ पे आपको कुछ एक ऑर्डर का नाम दे रखा है प्राइमेटा, नहीं, यहाँ पे एक क्लास है जिसके अंदर ऑर्डर्स आ जाते हैं प्राइमेटा और कार्निवोरा, और उस क्लास का नाम है मैमेलिया, मैमल्स, जिसके बारे में मैं पहले बात कर रहा था। अब मैमल्स के अंदर जो जो ऑर्डर आ रहे हैं, प्राइमेटा जिसके अंदर गोरिल्ला, चिंपैंजीज, गिब्बॉन्स, ह्यूमंस आते हैं, उसे को साथ में प्लेस करा गया है विद कार्निवोरा जिसके अंदर कैट्स और डॉग्स आते हैं। तो हमने उसकी एक सेम कैटेगरी बना दी जिसका नाम हमने रख दिया मैमल्स। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रखा है, ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बॉन, प्लेस इन क्लास मैमेरिया along with order carnivora that includes animals like tiger, cats and dog. Class Mammalia has other orders also. अब यहाँ पे आपको एनिमल्स की क्लास का मैं एग्जांपल दूं तो डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स, वो अगले चैप्टर्स में आएगा ज़रूर। डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स जिनके सिंगल कॉटिलिडॉन्स होते हैं और डबल कॉटिलिडॉन्स होते हैं, तो वो प्लांट्स की जो क्लासेस हैं वो हो गई। अब आ जाते हैं फाइलम पे। तो फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर क्लासेस। Classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds, along with mammals, constitute the next higher category called phylum. अब जो
सारी मैंने आपको क्लासेस बताई थी, मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, फिशेस, इन सबको एक सिमिलर फाइलम के अंदर डाला जाता है जिसका नाम होता है कॉर्डेटा। अब उसे कॉर्डेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि उन एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस होती है, या आप कह सकते हैं नर्व कॉर्ड की प्रेजेंस होती है, यहाँ पे मेंशन भी करते हैं। दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम इंक्लूडेड इन द फाइलम कॉर्डेटा। ऐसे ही प्लांट्स के केस में फाइलम को डिवीजन कहते हैं। और अगर आपको मैं उसका एग्जांपल दूं तो एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म फाइलम होते हैं इन किंगडम प्लांटे। अब आ जाते हैं किंगडम। अ किंगडम इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर फाइलम। All animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia in the classification system of animals. The kingdom Plantae, on the other hand, is distinct and comprises all plants from various divisions. Henceforth, we will refer to these two groups as animals and plant kingdoms. तो जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको एनिमल किंगडम में डाल दो, जितने भी प्लांट्स हैं उन सबको प्लांट किंगडम में डाल दो। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आता है। The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order, with the starting with species at the lowest. These are broad categories. However, taxonomists have also developed subcategories in their hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. अब ये वाला जो पूरा आपका टेबल है, इसमें आपको पूरी हायरार्की दिखा रखी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लोएस्ट लेवल पे स्पीसीज होती है, हाईएस्ट लेवल पे आपका किंगडम होता है, और इस सबको फॉलो करते हैं। मगर इसके अंदर और सारी सब कैटेगरीज भी होती हैं। सब जैसे क्लासेस के अंदर सुपर क्लासेस होंगी, सब क्लासेस होंगी, ऑर्डर के अंदर सब ऑर्डर होंगे, सुपर ऑर्डर्स होंगे, मगर वो सब मेन हायरार्की के अंदर नहीं आता, वो बस फैसिलिटेट करने के लिए दिखाए जाते हैं। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ इस पूरे चैप्टर का। तो से फॉर एग्जाम्पल, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप स्पीसीज के किंगडम की तरफ जाओगे तो कॉमन फीचर्स ऑलवेज डिक्रीज, और किंगडम से स्पीसीज की तरफ आओगे तो कॉमन फीचर्स ऑलवेज इंक्रीज। लोअर द टैक्सा, मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर। Higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship of other taxa at the same level. Hence, the problem of classification becomes more complex. तो आप स्पीसीज से किंगडम पे जाओगे, आपके टोटल नंबर ऑफ फीचर्स इंक्रीज करेंगे, मगर सिमिलर फीचर्स डिक्रीज करेंगे। और आप किंगडम से स्पीसीज की तरफ आओगे तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिक्रीज करेंगे, मगर सिमिलर फीचर्स इंक्रीज करेंगे। इसलिए क्लासिफिकेशन इजी होती है स्पीसीज लेवल पे, मगर डिफिकल्ट होती है किंगडम लेवल पे, क्योंकि उस टाइम आपको बहुत सारे एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने पड़ेंगे। अब द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे ये टेबल दे रखा है जिसमें आपको कुछ कॉमन नेम्स दे रखे हैं और उसकी क्लासिफिकेशन दे रखी है एट डिफरेंट लेवल, एट डिफरेंट टैक्सा। जैसे कि यहाँ पे आपको मैन का दे रखा है, मैन का होमो सेपियंस होता है, होमो उसका जीनस, सेपियंस उसकी स्पीसीज, होमो के बाद उसकी फैमिली होमिनिडे, फिर उसका ऑर्डर प्राइमेटा, फिर क्लास मेमेलिया, फिर उसके बाद उसका फाइलम कॉर्डेटा, और उसके बाद उसके जो किंगडम है वो तो ऑब्वियसली एनिमल। यहाँ पे हाउस फ्लाई दे रखा है, हाउस फ्लाई का मुस्का डोमेस्टिका, जिसका जो जीनस है मुस्का, फैमिली म्यूसिडे, और ऑर्डर उसका होता है डिप्टेरा, क्लास उसके इंसेक्टा, और उसका जो फाइलम होता है वो अर्थोप्रोडा। अर्थोप्रोडा इंसेक्ट्स को ही सिंबॉलिफाई करता है। आगे आ जाता है मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा, फैमिली एनाकार्डेसी। ये सारे नाम याद करने हैं ना, स्पेशली नीट वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाता है सैपिनडेल्स। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के बाद एक 5 से 7 मिनट की एक और वीडियो आएगी जिसमें मेरे खुद के नोट्स होंगे। उसमें ऑब्वियसली ये जो पूरी मैंने चीज़ें मार्क कर रखी हैं उसमें ज़्यादातर यही चीज़ें रहने वाली हैं, यही सारी चीज़ें मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। और अगर आप नोट्स बना रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये चीज़, जितने भी चीज़ें मैंने मार्क करी हैं, बस ये डेफिनेशंस लिख लो अपनी कॉपी में, क्योंकि यही सब आता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि कुछ रील्स और शॉर्ट्स डालूंगा जिसमें मैं टॉप 5 बेस्ट क्वेश्चंस बता दूंगा, जिससे कि आपकी जो है क्विक रिवीजन हो जाए एक, और आपको आइडिया हो जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो तब तक के लिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। दिस इज बायो मी बाय पार्थ पांडे।